आज शाम से ही मेरी तबीयत बेहद बेचैन थी। जैसे ही मैं सोने के लिए लेटी, काफी देर तक नींद मेरी आंखों से कोसों दूर रही। फिर न जाने कब अचानक मेरी आंख लग गई। आधी रात के करीब मेरी नींद खुली तो मुझे बहुत प्यास महसूस हुई। मैं पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर निकली तो सामने आंगन में अपनी सास को धीरे धीरे चलते देखा। उन्हें देखकर मैं हैरान रह गई। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो उन्हें हर रात इस तरह आंगन में चक्कर लगाने पर मजबूर कर देती थी। मैंने एक दो बार अपने पति विक्रम से भी पूछा था, विक्रम, आखिर माँ जी को क्या परेशानी है? वह हर रात इस तरह क्यों टहलती रहती हैं? लेकिन मेरी बात सुनकर वह बस मुस्कुरा देता और कहता, तुम अम्मा की फिक्र मत किया करो, वह ऐसी ही हैं। अब उम्र हो गई है, इसीलिए उन्हें नींद कम आती है। इसी वजह से रात भर जागती रहती है और आंगन में टहलती रहती है। विक्रम हर बार मेरी बात हंसी में टाल देता, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास जन्म लेने लगता। न जाने क्यों मुझे अपनी सास हमेशा कुछ रहस्यमयी सी लगती थी। हालांकि वह अंधी थी और उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था। फिर भी जब रात के सन्नाटे में वह आंगन में चलती तो मेरे मन में अनजाना डर बैठ जाता। आज भी मैंने उनसे यह तक नहीं पूछा कि उनकी तबीयत कैसी है, क्योंकि मेरा अपना मन बहुत खराब था। शाम को मेरी और विक्रम की काफी कहासुनी हुई थी। हम दोनों के बीच इतना झगड़ा हुआ कि मैं घंटों रोती रही। हमारी शादी को अभी सिर्फ 15 महीने हुए थे। मैं और विक्रम एक दूसरे के साथ खुश थे। उसका अपना एक स्टोर था जहां वह हर सुबह जल्दी काम पर चला जाता था। मैं घर के सारे काम निपटाकर उसका इंतजार किया करती थी। यह रिश्ता मेरी खाला ने तय कराया था। मेरे माँ बाप तो बचपन में ही इस दुनिया से चले गए थे, इसलिए मैं अपनी खाला के पास ही पली बढ़ी थी। उन्होंने बिना ज्यादा पूछताछ किए विक्रम का रिश्ता मंजूर कर लिया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि विक्रम एक समझदार और अच्छा शौहर निकला। वह मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और मैं भी उसकी मोहब्बत में पूरी तरह खो गई थी। लेकिन शादी के 6 महीने बाद मुझे एक ऐसी सच्चाई का पता चला जिसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। उस दिन घर की सफाई करते हुए मुझे विक्रम की शादी की कुछ पुरानी तस्वीरें मिली। तस्वीरों में वह दूल्हे के लिबास में बेहद खुश और खूबसूरत लग रहा था। उसके साथ एक बेहद खूबसूरत लड़की भी थी, जिसके चेहरे पर भी खुशी साफ झलक रही थी। मैं उन तस्वीरों को हैरानी से देखती रह गई, क्योंकि मुझे कभी पता ही नहीं था कि विक्रम पहले से शादीशुदा था। पूरा दिन मैं घबराई और परेशान रही। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। शाम को जब विक्रम घर आया और उसने मेरा उतरा हुआ चेहरा देखा तो परेशान होकर बोला, राधा, क्या हुआ? तुम इतनी उदास और खामोश क्यों हो? उसके पूछते ही मैंने बिना कुछ कहे शादी की वे तस्वीरें उसके सामने रख दी। तस्वीरें देखते ही उसका चेहरा लाल पड़ गया। वह धीमी आवाज में बोला, राधा, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मेरे बारे में गलत मत सोचना। मैं बहुत पहले तुम्हें सब बताना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसकी बात सुनते ही मैं गुस्से से फट पड़ी। मैंने कहा, आखिर कब बताने वाले थे? हमारी शादी को इतने महीने हो गए और तुमने आज तक अपनी पिछली जिंदगी के बारे में एक शब्द तक नहीं बताया। ये लड़की कौन है? क्या सचमुच तुम्हारी इससे शादी हुई थी? और अगर हुई थी, तो वह अब कहाँ है? मेरी बात सुनकर विक्रम की आंखें भर आईं। वह बोला, वह अब इस दुनिया में नहीं है। उसका नाम दिव्या था।
उसका इंतकाल हो चुका है। इसीलिए मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता था। उसके लहजे का दर्द सुनकर मैं अचानक शांत हो गई। यकीन करना मुश्किल था कि तस्वीरों में मुस्कुराती वह लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही। मैंने धीमी आवाज में पूछा, उसे क्या हुआ था? विक्रम ने गहरी सांस लेकर कहा, हमारी शादी को सिर्फ 3 महीने हुए थे कि एक दिन गैस सिलेंडर लीक होने से घर में धमाका हो गया। दिव्या उसी हादसे में चल बसी। वह उस समय माँ बनने वाली थी। यह सदमा मेरे लिए बहुत बड़ा था। मैं महीनों तक खुद को कमरे में बंद रखे रहा। फिर धीरे धीरे अम्मा ने मुझे संभाला और मेरी दूसरी शादी का फैसला किया। पहले मैं तैयार नहीं था, लेकिन उनकी खुशी के लिए मान गया। शादी वाले दिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, तो तुम्हें दिल दे बैठा। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था। अगर तुम पहले सब जान जाती, तो शायद हमेशा परेशान रहती। मेरी मजबूरी समझो और मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ, अब कभी तुमसे कोई बात नहीं छिपाऊंगा। उसकी बातों से मेरे दिल को कुछ सुकून तो मिला, क्योंकि दिव्या अब इस दुनिया में नहीं थी और विक्रम सचमुच मुझसे मोहब्बत करता था। लेकिन फिर भी इस बात का दुख बना रहा कि उसने इतनी बड़ी सच्चाई मुझसे छिपाई। बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन मेरे दिल में एक कसक रह गई कि मेरा शौहर पहले किसी और का भी था। उसी परेशानी में मैंने उस दिन खाना भी नहीं बनाया। विक्रम बाहर से खाना ले आया, क्योंकि मेरी सास कोई काम नहीं कर सकती थी। वह अंधी थी और उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था। इसीलिए मैं कभी उनसे कोई काम नहीं करवाती थी। उसी रात जब मैं कमरे से बाहर निकली, तो मेरी सास बाहर ही खड़ी थी। मुझे देखकर वह धीरे धीरे आगे बढ़ गई। उन्हें देखकर फिर वही अजीब सा एहसास हुआ। मुझे नहीं पता था कि वह अंधी कैसे हुई थी, लेकिन उनके लिए दिल में हमदर्दी जरूर थी। वह हमेशा काला चश्मा लगाए और हाथ में छड़ी लेकर घर में घूमती रहती थी। लेकिन एक बात मुझे हमेशा अजीब लगती थी। हर इतवार वह अपनी नौकरानी के साथ कहीं बाहर जाती थी। जब मैंने इस बारे में विक्रम से पूछा, तो उसने कहा, अम्मा घर में बैठे बैठे ऊब जाती हैं, इसलिए हर इतवार थोड़ी देर बाहर घूम आती हैं। मुझे उनके बाहर जाने से कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन हैरानी इस बात की होती कि घर में वह मुझसे मुश्किल से 2 बातें करती, फिर बाहर जाकर आखिर किससे मिलती होंगी। यही सवाल मेरे मन को बार बार परेशान करता रहता। इस बार भी इतवार को अम्मा अपनी नौकरानी के साथ घर से निकल गई। वह हमेशा कई घंटों बाद लौटती थी और बहुत थकी हुई दिखाई देती थी। मैं समझ नहीं पाती थी कि वह आखिर कहाँ जाती हैं और इतना थककर क्यों लौटती हैं। विक्रम भी कभी उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करता था। उस दिन भी सुबह 10:30 बजे अम्मा नौकरानी के साथ चली गई। मुझे भी बाजार से कुछ सामान लेना था। घर का काम खत्म करके मैं भी बाजार निकल गई। सामान खरीदकर जैसे ही वापस लौटने लगी, मेरी नजर सामने चलती अम्मा पर पड़ी। उन्हें देखकर मेरे कदम वहीं रुक गए। वह बिल्कुल एक सामान्य इंसान की तरह चल रही थी। न उनकी आंखों पर काला चश्मा था और न हाथ में छड़ी। मैं दंग रह गई। आखिर ये कैसे मुमकिन था? मेरी हैरानी इतनी बढ़ गई कि मैं अनजाने में उनके पीछे चल पड़ी। मेरा इरादा उनका पीछा करने का नहीं था, लेकिन मैं जानना चाहती थी कि वह कहाँ जाती हैं। चलते चलते वह शहर से बाहर जंगल की तरफ पहुंच गई। मैं थक चुकी थी। हाथ में सामान था और पैरों में दर्द होने लगा था। लेकिन अब मैंने ठान लिया था कि आज उनका राज तो जानकर ही रहूंगी।
जंगल के बीच पहुंचकर अम्मा एक जगह बैठ गईं। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी कुछ चीजें सामने रखीं और आंखें बंद कर लीं। उनकी नौकरानी चुपचाप पीछे खड़ी रही। मैं दूर खड़ी यह सब देखती रही। मुझे लगा शायद वह कोई अमल कर रही हैं, शायद घर की भलाई के लिए। यही सोचकर मैं खुद अपनी सोच पर शर्मिंदा हो गई और चुपचाप वापस घर लौट आई। कुछ देर बाद अम्मा भी घर आ गईं। मैंने ऐसा जताया जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। मैं उन्हें यह नहीं बता सकती थी कि मैंने चोरी छिपे उनका पीछा किया था। लेकिन घर लौटते समय फिर वही बात देखकर मैं चौंक गई। अब उनकी आंखों पर फिर काला चश्मा था और हाथ में वही छड़ी। मेरा शक और गहरा हो गया। क्या सचमुच वह अंधी थीं या फिर कोई राज छिपा रही थीं? उस रात मैंने मौका देखकर विक्रम से पूछा, आखिर अम्मा की आंखों को क्या हुआ था? वह अंधी कैसे हुई? विक्रम ने गंभीर होकर जवाब दिया, जिस दिन गैस सिलेंडर फटा था उसी हादसे में दिव्या की मौत हुई थी और अम्मा की आंखों की रोशनी भी हमेशा के लिए चली गई थी। उस एक हादसे में मैंने अपनी पत्नी भी खो दी और माँ की आंखें भी। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गई, लेकिन मेरे मन का शक खत्म नहीं हुआ। न जाने क्यों मुझे हमेशा लगता था कि अम्मा मुझे देख सकती हैं। कई बार उनकी निगाहें मुझे अपने ऊपर महसूस होती और मैं खुद में सिमट जाती। बाजार में उन्हें बिना छड़ी और चश्मे के चलते देखना भी इसी बात का सबूत था कि वह शायद सच नहीं बोल रही थी। लेकिन यह राज क्या था, मैं समझ नहीं पा रही थी। शायद विक्रम भी इससे अनजान था। इन्हीं दिनों मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये खबर सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इतने महीनों से मैं इसी पल का इंतजार कर रही थी। विक्रम की खुशी भी देखने लायक थी। वह मानो खुशी से झूम उठा था। लेकिन मेरी सास का रवैया कुछ अलग था। उन्होंने खुशी तो जाहिर की, मगर वह उत्साह उनके चेहरे पर बिल्कुल नहीं था, जैसा मैंने उम्मीद की थी।